तो है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे आपके डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का वन शॉट रिवीजन। आपका जो लेक्चर है वन शॉट रिवीजन है, आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में है। हम बात करेंगे यहाँ से वन मार्क्स के क्वेश्चन क्या आएंगे और 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या आपका पूछे जाते हैं। तो आपका 2 ही क्वेश्चन आएगा, या तो 1 मार्क्स आएगा तो 3 मार्क्स आएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आता है, बहुत छोटा चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो फिर बात करेंगे इसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़नी है। तो भी आप देख लो, मैंने यहाँ सब कुछ टिक कर दिया कि क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है इसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, फोटो एनर्जी क्या होती है, वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होती है। आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा कि एनर्जी आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लेसन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ग्राफ पढ़ने हैं, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। और ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ और मैटर वेव क्या होता है इसके बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। जैसे मैंने कहा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो की एनर्जी, वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंध बात करेंगे। हम बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या है, रूल क्या है। फिर बात करेंगे उसके विभिन्न जो ग्राफ बनते हैं, धारा, तीव्रता, आवृत्ति और आपका एक्सलेटिंग वोल्टेज के बारे में ना। और बात करेंगे हम लास्ट में डी ब्रोगली वेवलेंथ और पदार्थ के तरंग यानी मैटर वेव के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले डुअल ऑफ नेचर एंड रेडिएशन में स्टार्ट करेंगे सबसे पहला। तो बात करेंगे सबसे पहला एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी कितनी फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। याद रखना ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आएगा, एमसीक्यू में हर बार पूछा जाता है। तो एक एक फॉर्मूला आपको याद रख के चलना है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो एक एक करके देखना। एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी इक्वल टू होता है एच इंटू न्यू। न्यू होता है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यानी होती है आवृत्ति। इसको लिख सकते हो आप एच सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा हो जाएगा उस लाइट की, यानी जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है ना। इसी चीज को अगर आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहो, अगर आप वेवलेंथ को अगर आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहो और एच और सी की वैल्यू को पुट करें, तो एच और सी की वैल्यू होती है एंगस्ट्रॉम में 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये वैल्यू याद रखना। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, 12400 डिवाइड बाई लैम्डा एंगस्ट्रॉम। और जो एनर्जी आएगी आपकी, ये एनर्जी किसमें रहेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना। मैंने जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा। तो अगर आपको अगर वेवलेंथ अगर नैनोमीटर में गिवन है तो आप डायरेक्टली पुट कर लेंगे, तब 1240 डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ नैनोमीटर। ये भी आपका डायरेक्टली एनर्जी आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बात करेंगे इस चैप्टर से जो पूछा जाएगा, वो आपकी जो एनर्जी होती है किसी फोटोन की, वो बहुत कम होती है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलती है। एक एक फोटोन की एनर्जी बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलती है। तो हम एनर्जी को कभी भी हम जूल में नहीं रखेंगे, हम एनर्जी को हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे। बात करें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये सारे फॉर्मूले आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो सारे फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक पॉइंट और बता दें कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता कितने के इक्वल है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 1 मार्क्स में ये भी पूछा जाता है यहाँ से। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली पूछा जाएगा एग्जाम में, बताओ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी है जूल के टर्म में, आप लिख सकते हैं। बाकी ये मैंने बता दिया, ये जितने मैंने फॉर्मूले बताए हैं सारे के सारे आपके एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट है और आपसे इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो बताऊंगा, वो आपके लिए ये क्वेश्चन याद रहेगा। ये क्वेश्चन, ये जो आपका मैं बताया लास्ट वाला जो आपका फॉर्मूला है 1240 बाई लैम्डा इन नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका न्यूमेरिकल में बहुत जगह काम आएगा और एक न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आ सकता है। और बात करते हैं कि लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन की बात करें कि यानी एक फोटोन का संवेग कितना होता है, संवेग की बात करेंगे। तो संवेग का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, है ना। P इक्वल टू होता है E बाई सी, यानी एनर्जी बाई स्पीड ऑफ लाइट लिख सकते हैं। ई को हम लोग एच न्यू लिखा था, तो इसको एच न्यू बाई सी भी लिख सकते हैं और इसी को हम एच बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला भी एकदम रट के जाना इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही आता है एमसीक्यू में, एक क्वेश्चन यहीं से रहने वाला है, देख लेना। इस बार भी एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर शॉट मिल जाएगी, में से कोई भी एक लेसन वो पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। जहां पर पी होगा आपका मोमेंटम होगा, हो जाएगी एनर्जी। तो मोमेंटम और एनर्जी के बीच में भी अगर आपसे लेसन से पूछ लिया जाए तो आप लेसन को डायरेक्टली लिख सकते हैं, पी इक्वल टू ई बाई सी लिख सकते हैं। बात करते हैं आइंस्टीन का मास ऑफ फोटोन होता है ना, इक्विवेलेंस मास ऑफ फोटोन, जिसको फोटोन का आइंस्टीन आइंस्टीन के लोग बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस, यानी एनर्जी और द्रव्यमान का जो रिलेशनशिप होता है वो इक्वल टू mc स्क्वायर होता है। ये भी याद रखना, बहुत गया तो एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू यहाँ से भी पूछा सकता है। तो बात कर एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा कहानी हम नहीं सुनाने वाले क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लास्ट टाइम में सिर्फ वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए आते हैं। इतना पॉइंट याद आएगा, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन देखने को, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को यहीं से मिल सकते हैं। न्यूमेरिकल भी यहीं से आ जाएगा। न्यूमेरिकल की बता दिया कौन सा फॉर्मूला, 12400 डिवाइड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो एग्जाम में 3 मार्क्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो ऐसा क्या होता है कि मान लो अगर कोई आपका मेटल सरफेस है, मान लो ये एक मेटल का सरफेस है, उस पर कोई जब लाइट आती है ना, और लाइट आती है किस फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में, है ना। पूछेगा फोटोन क्या है, तो फोटोन को बोलते हैं इट इज द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, है ना। बोल सकते हैं सर इट इज द बंडल ऑफ एनर्जी, है ना। या बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये ऊर्जा का एक छोटा पैकेट है,
है ना। तो ये क्या आ रहा है, ये आपका फोटोन्स आ रहा है। जब फोटोन्स आती है मतलब लाइट आती है, लाइट आया मतलब फोटोन आया। फोटोन आएगा तो क्या करेगा, इस मेटल से टकराएगा और एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के लिए, है ना, एक एक वेवलेंथ फिक्स होनी चाहिए, कम से कम एक फिक्स वेवलेंथ होनी चाहिए, है ना, मैक्सिमम। और एक कम से कम एक हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, एक फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो फ्रीक्वेंसी लाइट की होगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे आगे हम बात करेंगे। तो सिंपल सा मैं कहना था कि अगर कोई फोटोन लाइट किसी मेटल पर इंसिडेंट करती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इसी परिघटना को या इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी परिघटना को हम लोग बोलेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रोवाइडेड क्या कि एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एक निश्चित आवृत्ति होनी चाहिए जो फोटोन्स आ रही है उसकी। तो कहते हैं द फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए सर्टेन मेटल, है ना, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना, जब, है ना, वेन सुटेबल रेडिएशन ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आर इंसिडेंट अपॉन इट, जब उसकी सतह पर, है ना, क्या हो, जब उसकी सतह पर एक निश्चित आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य का उपयुक्त विकिरण उस पर आपतित हो, तो इस घटना को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है, यानी इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम इसे कहते हैं, है ना। तो क्या बोलेंगे, द फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल व्हेन सुटेबल रेडिएशंस ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आर इंसिडेंट अपॉन इट, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। यानी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अगर एक सर्टेन फिक्स वैल्यू नहीं रहेगी या उससे कम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे। इसी परिघटना को क्या बोलेंगे हम लोग, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, बात करते हैं कुछ और टर्म हम यहाँ पर बात करते हैं, बात करते हैं यहाँ पर कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ टर्म है जो आपको याद रखना है ना। आपसे पूछेगा व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, 1 नंबर ये बात करते हैं व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर जिसको हम लोग दहलीज आवृत्ति या कट ऑफ आवृत्ति बोलते हैं, क्या होता है। तो कहता है कि ये क्या होता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक प्लेस, यानी प्रकाश विद्युत प्रघटना, है ना, विकिरण की आवृत्ति जिसके नीचे प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना। यानी कम से कम वो आवृत्ति जिसके नीचे प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं हो सकती है ना, उस आवृत्ति को क्या बोलेंगे हम लोग, दहलीज फ्रीक्वेंसी बोलेंगे या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। यानी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस, है ना, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गया, इसको हम न्यू नॉट से डिनोट करते हैं, ये भी याद रखिएगा आपको, है ना, किसे नोट करते हैं हम, न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। आता अगला पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। 2 नंबर क्या है, तो 2 नंबर कहता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है ना। अब बात करेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जिसको हम लोग रोधी विभव कहते हैं या विरोधी विभव भी कहते हैं। ठीक है, तो कहता है द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल विच जस्ट ड्रॉप द फोटो करंट टू जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा बताते हैं, थोड़ा सा समझ लेना जल्दी से। डेफिनेशन ये आएगा, डेफिनेशन आप लिख सकते हो ना, वो कम से कम वो नेगेटिव पोटेंशियल, है ना, वो कम से कम वो एक नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए जो क्या करे, जो इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो यानी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसको रोक दे, है ना। फोटो करंट क्यों होता है, फोटो करंट किससे जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं आपके, देखो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं मेटल सरफेस के ऊपर से, अगर उसको हम रोकना चाहें तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो सर नेगेटिव पोटेंशियल क्यों अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव से काम नहीं चलेगा, नहीं। नेगेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव को कौन रिपेल कर सकता है ना, नेगेटिव 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 चार्ज क्या करते हैं, दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को कौन रिपेल करेगा, इस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, और इस नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पर है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या चाहिए, मुझे एक और नेगेटिव चाहिए। अब वो नेगेटिव वहां से आएगा एक पोटेंशियल से, यानी एक हमारे पास एक बैटरी है, उसका जो नेगेटिव पोटेंशियल हो, अगर वो इस इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आ जाए तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो क्या होगा सर, तो ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर धीरे धीरे निकल रहे थे वो अब निकलना बंद कर जाएंगे, है ना। क्योंकि क्या करेगा, क्योंकि इनको जस्ट ऑपोजिट साइड से कोई एक फोर्स लग रहा होगा, एक नेगेटिव पोटेंशियल होगा, एक नेगेटिव पोटेंशियल होगा, है ना, जो क्या करेगा, इसको रोकेगा, है ना, क्या करेगा, इस चीज को रोकेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए। तो उसी कम से कम मुझे कितना नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए जिससे ये इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाए, है ना, ये इलेक्ट्रॉन सरफेस के बाहर ही ना पाए, ये धीरे धीरे ये अंदर ही रुक जाए, है ना। क्या होगा, धीरे मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे ये अंदर रुक जाए, यानी ये चीज क्या होगा, ये चीज, है ना, ये चीज इलेक्ट्रॉन है वो निकलना बंद हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहाँ से गायब हो जाए, कहाँ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, धीरे इलेक्ट्रॉन सब आ जाएंगे नीचे, है ना। तो ये जो हमें जो यहाँ इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कम हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब सरफेस से बाहर नहीं आ पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल कहीं ना कहीं लग रहा था। ठीक है, बात याद रहेगा,
स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये दोनों क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन आ जाता है, सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा, इसका डेफिनेशन पूछा जाता है। तो डेफिनेशन याद रखना, इस बार के मॉडल पेपर में भी शायद है ये क्वेश्चन। डिफाइन करना था आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को और स्टॉपिंग पोटेंशियल को ना, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए है ना। तो याद रखना कि वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जो प्रकाश धारा को शून्य कर देता है रोधी विभव कराता है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो यूनिट क्या होना चाहिए, वोल्ट होना चाहिए। तो ये इसके लिए याद भी रखना, तो कोई जरूर नहीं है, आप याद रख सकते हैं। यूनिट क्या होगा, यूनिट इसका वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, आवृत्ति का यूनिट क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। तो ये भी आपको याद रहेगा, हर्ट्ज याद रहेगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, टॉपिक की बात करते हैं। हम बात करते हैं, देखो क्या हो रहा है कि एक मेरे पास फोटोन मैंने पहले दिखा चुका है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन्स है और वो एक लाइट इंसिडेंट आ रही है। अब देखोगे ये जो लाइट इंसिडेंट आ रही है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो लाइट फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हो रही है, जो लाइट आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू है, कह रहा है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है। तो अगर कम फ्रीक्वेंसी होगी, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर थ्रेशोल्ड बीम या बोल रहे हैं यानी फोटो बीम्स है जो बिलो थ्रेशोल्ड है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, यानी न्यू नॉट से कम है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे, है ना। अब बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि जब फोटो इलेक्ट्रॉन है ना एबव थ्रेशोल्ड, मतलब अब जो हम लाइट इंसिडेंट हो रही है इसकी जो वेवलेंथ है, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। अब ज्यादा होगी तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो अब तक बैठे थे चुपचाप मेटल के अंदर, अब वो निकलना बाहर कर जाएंगे, वो बाहर, है ना। अब वो क्या करेंगे, देखो दिख रहा होगा कि अब इंसिडेंट आ रही है तो इलेक्ट्रॉन भी बाहर भाग रहे हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं, ये हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, जो ब्लू कलर के निकल रहे हैं, क्या है, ये सब के सब फोटो इलेक्ट्रॉन्स है। तो बात समझ आ जाएगी, इसी टाइप से होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सर्टेन फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए, और उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट को क्या बोलेंगे हम लोग, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। आते हैं अगला टॉपिक की बात करते हैं। अब बात करते हैं लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद रखना, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आपसे 3 मार्क्स में पूछा सकता है, कोई 3 पॉइंट लिखेगा। मैंने आज 6 पॉइंट लिखा, आप इसमें से कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका आएगा तो एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है ना। 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो कोई भी एनी 3 पॉइंट, आप कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हैं। वैसे आपको ये सभी के सभी पॉइंट याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए, क्योंकि क्या है कि इस पे आपको एमसीक्यू भी आता है एग्जाम में ना, तो एमसीक्यू भी किसी एक पॉइंट से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट की बात करेंगे, एक पॉइंट के लिए हम चलते हैं, बात करते हैं कि पॉइंट्स के लिए बात करते हैं। तो कहता है फॉर ए गिवन सब्सटेंस, है ना, किसी भी एक फिक्स सब्सटेंस के लिए देयर इज ए मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल। तो कहता है कि किसी दिए गए पदार्थ के लिए, है ना, किसी भी एक सर्टेन मेटल के लिए कुछ, है ना, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है डिपेंड करती है कि वो लाइट किस मेटल पे गिरने वाली है। अगर वो आयरन का मेटल है ना, वो मेटल आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, क्या है, या फिर कॉपर है, इस पे डिपेंड करता है। तो कहता है कि एक किसी दिए गए पदार्थ के लिए प्रकाश की आवृत्ति का एक न्यूनतम मान होता है ना, मूल्य मत लिखो, न्यूनतम मान होता है जिसको हम देहली आवृत्ति कहते हैं, जिसके नीचे प्रकाश उत्सर्जन संभव नहीं होता है। तो ये पहला लॉ था कि कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकलेंगे, दैट मींस जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो होगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, है ना। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितने फोटोन्स आ रहे हैं। तो जितना ज्यादा फोटोन्स आएगा उतनी ज्यादा क्या होगी, उतनी ज्यादा आपकी फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी। बात समझ आ गया, यानी प्रति सेकंड में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपतित किरण की तीव्रता के सीधे अनुपातिक होता है ना। क्या होगा, वो डायरेक्टली अनुपातिक होगा। इसका हम ग्राफ भी बताएंगे कैसे वो डायरेक्टली डिपेंड करता है। आप फ्रीक्वेंसी बता दोगे, है ना, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, है ना, याद रखना, इंटेंसिटी बढ़ाओगे, तीव्रता बढ़ाओगे, तो नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन भी निकलना ज्यादा हो जाएंगे। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है ना। कहता है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे आपके मेटल सरफेस से, तो कह रहा है उसमें से जो जिसमें कुछ ऐसे फोटोन जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत से ज्यादा होगी, मतलब ऐसे फोटोन जो सबसे ज्यादा स्पीड से निकलेंगे, सबसे ज्यादा जिनकी वेलोसिटी होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड, फ्रीक्वेंसी इज एबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, यानी वो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी डिपेंड करेगी इंसिडेंट लाइट यानी जो आपतित किरण आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी पर।
है ना, जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी पर, प्रोवाइडेड, है ना, बशर्ते कि आपकी जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। देखिए थ्रेशोल्ड से कम हो गया तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन तो होना ही नहीं है, तो कम से कम उससे ज्यादा होना है ना। तो जितना, और अगर मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो गई, है ना, मैंने कहा कि अगर मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, माने उस, मान लो उसने उस लिमिट को क्रॉस कर लिया, तो क्रॉस करने के बाद लिमिट को कितना ज्यादा क्रॉस करेगा, मतलब कह रहा है कि अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर ज्यादा जा रहे हैं तो जितना ज्यादा आप जाओगे आपकी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगी उनकी स्पीड भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट और 3 पॉइंट में बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं, ध्यान से सुन लेना, है ना। जो आपका फोटोइलेक्ट्रिक है करंट है वो डिपेंड करेगा किस पे, वो डिपेंड करेगा कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं, और जो आपकी, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो दो चीज होता है ना, कि कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, इसको, ये हो गया इंटेंसिटी, तो करंट डिपेंड करेगा कि कितनी इंटेंसिटी है, कितने फोटॉन्स आ रहे हैं। और दूसरा, जो फोटॉन्स आ रहे हैं, है ना, जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ना, और जितनी जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, बात आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, है ना, टॉपिक नंबर 4 की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। कहता है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मैंने अभी क्या कहा कि आपकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करता है सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे, है ना। तो ये किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड नहीं करेगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, इससे मतलब नहीं है कि अगर ज्यादा फोटॉन्स आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, नहीं। फोटो, अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तीव्रता ज्यादा होगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, है ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, है ना, लेकिन उनकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। स्पीड को एक ही चीज बढ़ा सकता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को एक ही चीज बढ़ाने वाला है, वो होता है फ्रीक्वेंसी, है ना, इंटेंसिटी नहीं बढ़ाता है। पॉइंट नंबर 5 की बात करता है, कहता है दिस प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ये तत्क्षणिक प्रक्रिया है, मतलब तुरंत होने वाली प्रक्रिया, मतलब अर्थात देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ फोटॉन्स एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, है ना। बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक लाइट को गिरने और इलेक्ट्रॉन को निकलने के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता, कोई टाइम नहीं लगता है। जैसे जैसे ही समझ लो कुछ ऐसा ही प्रोसेस है कि जैसे आप स्विच ऑन करते हो आपका लाइट जल जाता है ना, तो स्विच ऑन करने में और लाइट जलने में कितना टाइम लगता है, नहीं के बराबर। तो ये कुछ यहाँ ऐसा भी होता है कि कितना, जो जैसे लाइट इंसिडेंट करेगी मेटल पर, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कोई टाइम उनके बीच नहीं होगा। तो ये मैं जो जो बात लिख रहा हूं ना, इन सारे बातों को आप, जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है येलो कलर से, उन चीज बातों को ध्यान से देख लेना अच्छे से, है ना, बड़ा अच्छे से देख लेना। मैंने जो यहाँ पर चीजें बातें लिखी हैं, इस बातों को ध्यान से लिखना, जो मैंने येलो कलर से आपको कर दिया है। ठीक है, चलो बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं ना, हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6 कहता है हमसे द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज 1-to-1 प्रोसेस, है ना, ये 1-to-1 प्रोसेस है। दैट मींस एट ए टाइम ओनली वन इलेक्ट्रॉन कैन इंटरेक्ट विथ वन फोटोन इंटरेक्ट विथ वन इलेक्ट्रॉन। कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन एक से एक प्रक्रिया है, एक समय में वो केवल एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही पारस्परिक क्रिया कर सकता है। यही रीजन है कि ये इस पर डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन की डिपेंड नहीं करता है काइनेटिक एनर्जी पे। तो क्या कहता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक फोटोन आएगा तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है ना। ऐसा नहीं कि एक फोटोन के पास बहुत सारी एनर्जी है तो कुछ एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को देगा, कुछ एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन को देगा, यानी वो अपनी एनर्जी को बांट नहीं सकता है। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकता है। ठीक, तो फोटोन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेंगे। मान लो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, तो 100 फोटोन होंगे तो वो कितने इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, 100 इलेक्ट्रॉन को। तो क्या बढ़ गया, 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब करंट बढ़ गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे पर सेकंड में, 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो करंट बढ़ गया। तो करंट कैसे बढ़ा, जब आपका 100 फोटॉन्स आया था एक सेकंड में, इसलिए बोलते हैं। और 100 फोटॉन्स आया मतलब लाइट की इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड। तो एक सेकंड में जितने ज्यादा फोटॉन्स गिरेंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी। यही हमारा है पॉइंट नंबर 2 था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से 1-2-3 पॉइंट को भीड़ से सुनना, ध्यान से सुनना, जो मैंने चीजों को अंडरलाइन किया है उस चीज को भी समझ लेना अच्छे तरह से, है ना, कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से कोई भी एक पॉइंट आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। आते हैं, बात करते हैं अब वेरिएशन ऑफ, हम बात करते हैं, मैंने कहा था वेरिएशन ग्राफ आपको याद रखते हैं, तो ग्राफ पढ़ लेते हैं पहला, कि वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी आपतित किरण के साथ तीव्रता के साथ फोटो इलेक्ट्रिक है ना, फोटो करंट मतलब फोटो करंट का परिवर्तन कैसे होता है। तो मैंने कहा था कि इंटेंसिटी बढ़ेगी, यानी नंबर जितने इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे उतनी ज्यादा करंट भी जनरेट होगी।
तो ये लाइन कैसा होता है, ये लाइन आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, इस चीज को याद रखना, ग्राफ याद रहेगा ना, इसे बोलते हैं कि आपकी जो इंटेंसिटी है ना, आपकी जो तीव्रता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, यानी जो आपकी इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के, यानी जो आपकी तीव्रता होगी है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी धारा के, जितना ज्यादा फोटोन होगा उतना ज्यादा धारा निकलेगा। ये था ग्राफ नंबर 1 जो मैंने कहा था ग्राफ इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक ग्राफ इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहा है ना। और ये रिलेशनशिप याद रखना, रिलेशनशिप आपका डायरेक्टली 1 मार्क्स में आ सकता है, वहां पर जो मैंने पॉइंट नंबर 2 लिखाया था वही पॉइंट नंबर 2 का ये ग्राफ है, जो मैंने लॉ लिखा है उसी लॉ का पॉइंट नंबर 2 का ये ग्राफ है। आते हैं ठीक है, तो चलो यहाँ लिखा ही हुआ था सब कुछ पहले से है ना, यानी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फोटो करंट होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, इंटेंसिटी की। चलो बात करते हैं, अगला पॉइंट करते हैं वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ ये कैसा, यानी विभव के साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट का परिवर्तन कैसे होता है। तो कहता है कि ये फोटो जो आपकी पोटेंशियल होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होती है, इस पे डिपेंड नहीं करता है आपका करंट है ना। करंट की वैल्यू ऐसा नहीं कि आपकी, तो ये ग्राफ याद रखना कि आपका अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर एक्स एक्सिस में है और वाई एक्सिस में अगर आपका फोटो करंट है, तो क्या होता है कि आप अगर पोटेंशियल बढ़ाओगे है ना, अगर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू नहीं बढ़ती, करंट की वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू होगी, वो जाके फिक्स हो जाएगी है ना। और एक हमें मिनिमम एक नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, यानी अगर हम पोटेंशियल को अगर नेगेटिव करते चले जाएं तो एक नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा जहां पर जाके करंट की वैल्यू कितनी जाती है, 0 हो जाती है। इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, इसे ही स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, जिसको हम लोग रोधी विभव बोलते हैं है ना। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, जिसको हम लोग रोधी विभव भी बोलते हैं। याद रहेगा इसको, रोधी विभव भी हम सभी हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या पता रखना किसके बीच में, एक्सर्टिंग पोटेंशियल है ना, यानी त्वरित विभव और आपका फोटो करंट के रिलेशन के बारे में ये ग्राफ हो गया। आपका अगला ग्राफ होता है कि वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद एक्सलेटिंग एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलिए ये सेम ग्राफ था। अगला पॉइंट है हमारा वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है ना, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो रिलेशनशिप है वो फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे होता है। तो ये ग्राफ है, ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। देखो ये ग्राफ क्यों बढ़ता है ना, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है ना। इसका क्या मतलब, देखो इसका ये मतलब है कि ये न्यू नॉट किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए। अगर न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी होगी, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना। तो कह रहा है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगी। देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या मैंने कहा था कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन जितनी स्पीड से निकलेंगे तो उनको रोकने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के पास, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, तो मैंने कहा था उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनको रोकने के लिए मुझे ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा है ना, यानी इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या करेगी, बढ़ेगी, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, याद रखोगे अच्छी तरीके से, ये ग्राफ याद रखना। एक ग्राफ और है इंपॉर्टेंट, मैं बता देता हूं ग्राफ, आप इसमें याद रखना ऐसे है ना, ग्राफ आप ये याद रखना इसमें कि अगर मान लो हम एक मेटल सरफेस के लिए ना, किसी एक मेटल सरफेस के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स होती है ना, एक मेटल सरफेस के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स होती है। खैर ये छोड़ दो, ये ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते, स्किप कर सकते हो ना। बाकी आपने जो मॉडल पेपर देख लेना, इस बार मॉडल पेपर में आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ध्यान से देख लेना। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, बात करते हैं, यानी ये था हमारा घटना विकिरण की आवृत्ति के साथ रोधी विभव का परिवर्तन कैसे होता है। बात करते हैं आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक रिलेशन है, ये भी क्वेश्चन आप रखना, इस बार 3 मार्क्स में ये आपसे एग्जाम में पूछा सकता है ना, किसे पूछा सकता है, आपका 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं आइंस्टीन का ये फोटो इलेक्ट्रिक रिलेशन है, यानी एच न्यू क्या होगा, एच न्यू हो गया आपकी इंसिडेंट एनर्जी। तो कहता है जो एनर्जी आप इंसिडेंट करोगे है ना, याद रखना ऐसे कि आपने कुछ एनर्जी इंसिडेंट आया, इस एनर्जी का 2 पार्ट होगा। पहला पार्ट क्या होगा, पहला पार्ट तो होगा कि इसके वर्क फंक्शन है ना, वर्क फंक्शन मतलब कि
वर्क फंक्शन होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को इसके सरफेस तक ले जाने में लगने वाला कार्य। मतलब मान लो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इसको सरफेस तक ले जाना पड़ेगा कम से कम, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो इसको सरफेस तक ले जाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को, उसे बोलेंगे वर्क फंक्शन। डिनोट करते हैं फाइव नॉट से। उसके बाद अगर वर्क वहां तक उससे भी ज्यादा अगर एनर्जी है, अगर एच न्यू का कुछ पार्ट यहाँ यूज हो गया ना किसमें, वर्क फंक्शन में, अब जो पार्ट एनर्जी बच जाएगा उससे क्या होगा, उससे वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो जो एनर्जी इंसिडेंट होगी उसका दो पार्ट होगा, एक काइनेटिक एनर्जी में और एक दूसरा वर्क फंक्शन में यूटिलाइज हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से इंसिडेंट एनर्जी माइनस न्यू। ठीक, काइनेटिक एनर्जी को हम और कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं एच इंटू न्यू वी नॉट। वी नॉट होता है हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटू ई। हम और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये एनर्जी है, हम एनर्जी कह सकते हैं क्यू इंटू वी लिखते हैं। यहाँ पर सिंस इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे मैंने क्या लिख दिया, क्यू की जगह ई लिख लिया ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। वी नॉट हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, है ना। यही आपका आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक रिलेशन था, इस चीज को याद रख लेना। ठीक है, याद रखना आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक रिलेशन। अब आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक रिलेशन ये किस पर बेस्ड है, ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर जितनी एनर्जी आ रही है वो एनर्जी सारी की सारी कंजर्व है। जितनी एनर्जी आई, एच न्यू एनर्जी आई, तो किस किस पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हो गया वर्क फंक्शन में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी, यानी एनर्जी अभी भी यहाँ पर फिक्स है। ठीक है, तो बात करते हैं हम न्यू नोट का बोलेंगे क्या, हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना। वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसके लिए वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। यानी बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होती है और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, है ना। यानी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगी वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे, याद रखना। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द गिवन सोर्स। नहीं, यानी जो हम बोलते हैं वी नॉट, तो उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है कब, जब वी नॉट की वैल्यू जीरो हो जाए। और का मतलब ये है कि मैक्सिमम जो आपके जो काइनेटिक एनर्जी होगी और जो विरोधी विभव होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है ना। यह दिए गए स्रोत की तीव्रता से स्वतंत्र है। मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है और जो आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड कभी भी नहीं करता है ना। लाइट की तीव्रता से कौन डिपेंड नहीं करता है, आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये डिपेंड नहीं करता किस पे, तीव्रता पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, है ना। किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड नहीं करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। अब ग्राफ बात करते हैं, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। जो मैंने ग्राफ बताया था उसी ग्राफ बताते हैं यहाँ पर, जो मैंने ग्राफ पहले बताया था। तो याद रखना कि मेरे पास दो टाइप की मेटल है ना। तो मैंने कहा था ईवी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बताया था। दो साइड हमने ई से डिवाइड कर लिया तो हो जाएगा वी नॉट इक्वल टू एच बाई ई बाई इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट फाइव नॉट बाई ई। हमने फॉर्मूला पढ़ा है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, है ना, एम एक्स प्लस सी का। ठीक है, तो अगर ग्राफ में कभी पूछा जाए कि आखिर ये सब चीजें है क्या क्या, तो देखना यहाँ पर हमने जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, उन्हें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का ग्राफ है। चलो वो भी कर सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अगर हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये क्या थी, यही तो हमारी क्या थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी। तो यहां से चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो, अगर यहां लिखना चाहें तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यही तो था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इक्वल टू क्या था, एच इंटू न्यू माइनस एच इंटू न्यू नॉट। ठीक, अब थोड़ा ध्यान दोगे, कंपेयर करना यहां से, है ना। तो वाई की जगह कौन है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, एम की जगह कौन है, एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट, और सी की जगह कौन है यहाँ पर, माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, तो कहीं पूछा जाएगा किसी ग्राफ में ये जो एम स्लोप क्या किसको डिनोट करता है, तो एम जो स्लोप है वो किसको डिनोट करेगा, वो डिनोट करेगा एच को, है ना। वो किसको डिनोट करेगा, वो डिनोट करेगा हमेशा एच को। और एच क्या होता है, एच की वैल्यू हमेशा फिक्स है ना। एच के लिए क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, ये कभी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ याद रहेगा आपको। ठीक है, याद रखना कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो मेटल बी का है। तो मेटल ए की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो मेटल बी से कम है ना। तो जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका वर्क फंक्शन भी कम होगा, है ना। उसका भी वर्क फंक्शन भी क्या होगा, कम होगा। यानी ए का अगर फ्रीक्वेंसी कम था तो इसका वर्क फंक्शन भी देखोगे छोटा बना है ना। ये वर्क फंक्शन है ऊपर छोटा वाला बना, जो मैंने बनाया रेड कलर से, ये कितना है, ये वर्क फंक्शन किसका है, हमारा वर्क फंक्शन है मेटल ए के लिए। बात करेंगे अगर आप देखोगे कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यानी मेटल बी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो मेटल बी का अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसको आप नजर आएगा कि इसका जो वर्क फंक्शन है वो भी क्या है, वो भी ज्यादा है, जिसको मैंने ब्लू कलर से बनाया है ना। तो ब्लू कलर किसके लिए है, मेटल बी के लिए। तो
अगर इंसिडेंट है ना, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, याद रखना, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, क्या कंफ्यूजन क्रिएट करना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, कि अगर जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका वर्क फंक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, याद आएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका वर्क फंक्शन भी ज्यादा होगा, है ना। तो क्या बोलते हैं कि स्लोप, मैंने क्या कहा था अभी, स्लोप मैंने कहा था, स्लोप किसको डिनोट करता है, ढाल, ढाल किसको डिनोट करता है, ढाल डिनोट करता है tan थीटा को, और इसकी वैल्यू h बाई ई होती है ना। और ये क्या होती है, ये सभी धातु के लिए समान होती है। ठीक है, चलो बात करते हैं यहाँ पर। हाँ, ये जो h बाई ई लिखा है ना, h बाई ई मैंने तब लिखा है जब हम इस ग्राफ से देख रहे थे ना, इस ग्राफ से, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के बनाया है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी में अगर ग्राफ होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ होगा, तब उसमें आपका जो स्लोप होगा वो एच के इक्वल होगा, यानी स्लोप किसके इक्वल होगा, प्लैंक कांस्टेंट के लिए। कब, जब आप अगर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे तब। खैर ये बहुत डिटेल में हो जाएगा, इतना आता नहीं है। कह रहा है क्वेश्चन हमसे, कहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल, एक वर्क फंक्शन दिया है मेटल का, यानी फाइव नॉट के लिए गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है कि एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एक जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसकी वेवलेंथ गिवन है, तो कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो कह रहा है एक मेटल का मुझे वर्क फंक्शन दिया हुआ है और उस मेटल सरफेस पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ गिवन है, तो कह रहा है उसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो पहली बात तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या एनर्जी, जो वर्क फंक्शन जो गिवन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कम से कम इतना एनर्जी तो होना चाहिए, जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी कम से कम इतनी होनी चाहिए, कितनी, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, इतना होगा तभी निकल पाएगा, इससे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। तो पहले चेक करते हैं कि एनर्जी कितनी हो रही है। तो मैंने कहा था ये हमें वर्क फंक्शन गिवन है, ठीक है, ये हमें वर्क फंक्शन गिव दिया। एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो एनर्जी को निकालने का तरीका क्या होता है, हाँ देखो एनर्जी कैसे निकालते हैं ना, तो एनर्जी निकालने का तरीका होता है यहां से यहां आना। ठीक है, तो मैंने कहा था कि देखो हमें जो फोटोन के जो वेवलेंथ गिवन है वो ही गिवन है। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया नैनोमीटर में, है ना, तो 480 इंटू 10⁻⁹ मीटर, जिसको हम बोलते हैं 480 नैनोमीटर। ठीक, अब मैंने आपको एक ये फॉर्मुला बताया था, मैंने कहा था ये फॉर्मुला याद रखना, बहुत जगह काम आएगा। फॉर्मुला कौन था आएगा, ई इक्वल टू 1240, है ना, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय लैम्डा, जहां पर लैम्डा किस में नैनोमीटर में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर नैनोमीटर में कितना था 480, 40 से 0 कैंसल आउट होगा, 124/48 होगा, सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा 31/12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एनर्जी के लिए कितनी होगी 31.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो एनर्जी आ रही है वो कितनी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। ठीक, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ रही है, और आपके पास जो वर्क फंक्शन है वो कितना है, सिर्फ 2.3 का है। मतलब एनर्जी कितनी आ गई, तो हमने पता है आइंस्टीन एनर्जी का रिलेशन क्या होता है कि इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू होता है वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई माइनस वर्क फंक्शन, यानी इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन का को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इंसिडेंट एनर्जी मेरे पास थी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, और वर्क फंक्शन था 2.3, सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, और ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस न्यूमेरिकल को देख लेना, न्यूमेरिकल इस पे आते हैं। तो पहले क्या करना पड़ता है हमें, जो इंसिडेंट लाइट रहेगी उसकी वेवलेंथ से हम निकालेंगे उसकी एनर्जी, एनर्जी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे मैंने बताया था, उसके लिए हम जो एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे वो इक्वल करेंगे इक्वल टू 1240 डिवाइड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपका इजली आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी उस एनर्जी, और आपको वर्क फंक्शन दिया रहेगा, तो इंसिडेंट एनर्जी जो अभी हमने कैलकुलेट किया उसमें से वर्क फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि यहाँ पर, अब क्वेश्चन सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा जाता है, अगर पूछा तो बताओ कि यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू कितना था, ईवी, है ना, ईवी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू किसके इक्वल होती थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के। तो कितना हो जाएगा, ईवी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी सिंपल 0.28 वोल्ट। कितना हो जाएगा 0.28 वोल्ट, यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, तो 0.28 वोल्ट, है ना, याद रखना स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू वोल्ट में आएगी, कितने 0.28 वोल्ट, ये आपका क्वेश्चन था। आते हुए हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके 3 मार्क्स में या फिर 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है ना, 3 और 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, जैसा आएगा वैसा आप लिखेंगे। कहता है व्हाट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, क्या था,
तो कहता था डी बोलेगी इमेजिन दैट, है ना, उन्होंने ये कहा था कि पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में कहा था कि एक जो भी आपकी है ना, दैट उन्होंने कहा था कि किसी भी मैटर के बाद पार्टिकल नेचर तो होता ही है, लेकिन उसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होता है ना। उन्होंने कहा था कि किसी भी मटेरियल जो भी अगर मोशन कर रहा है तो उसके साथ एक पार्टिकल नेचर होगा, साथ में साथ उसके साथ क्या होगी, उसके पदार्थ की कण प्रकृति के बावजूद उसमें एक तरंग के भौतिक गणों को भी जुड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि आप किसी भी चीज जो मोशन कर रहा है उसमें अगर एक पार्टिकल नेचर है तो उसमें एक आपको वेव नेचर को भी जोड़ना चाहिए, उसके, है ना, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है ना। तो बोलते थे, अब पॉइंट क्या था, व्हाट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो बोलते हैं यहां से कि वेव एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल्स आर डिफाइंड एज मैटर वेव, जिसको हम लोग डी ब्रोगली वेव भी बोलते हैं, यानी भौतिक गुणों से जुड़ी तरंगों को पदार्थ तरंगों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये पॉइंट आपका जो मैंने अंडरलाइन किया है, इस पॉइंट को लिख लेना ना, यही पूछा जाता है। अब कहता है डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल्स, ये किसके साथ है, जो पार्टिकल मूव कर रहा है तब, है ना। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो एक वेव के जैसा मूव करेगा, यानी अगर आपने एक बॉल भी फेंका है ना, अगर आपने एक बॉल भी फेंका है तो बॉल भी ऐसे से जाएगा, है ना, याद रखना, एक वेव के जैसा जाता है एक बॉल, ऐसा नहीं कोई स्ट्रेट लाइन जाता है, ऐसा नहीं होता है, वेव भी एक वेव के फॉर्म में जाता है। ये किसने कहा था, यही कहा था हमारे किसने, डी ब्रोगली साहब ने। ठीक है, उसने कहा था कि व्हेन ए पार्टिकल इन मोशन ए वेव इज एसोसिएटेड विथ इट, अगर कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके साथ क्या होता है, उसके साथ एक तरंग जुड़ा होता है जब एक कण में गति होता है, और उस वेवलेंथ कितनी होती है, उस पार्टिकल की वेवलेंथ कितनी होती है, उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी, यानी मोमेंटम, इसको हम एच बाई पी भी लिखते हैं और मोमेंटम को हम 2m/e भी लिखते हैं, जहां ई के होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो ये रिलेशनशिप याद रखना, रिलेशनशिप आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, जहां पर पी क्या होगा, एम बी होगा, वो कण का संवेग होगा, ई के उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी, और वी क्या होगा, वी वो वोल्टेज, है ना, इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं एच बाई रूट ओवर 2m ईवी नॉट, है ना, ईवी, इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट ओवर एच बाई रूट ओवर 2m ईवी, जहां पर वी क्या होगी, वी होगी वो पोटेंशियल जिससे हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला है, जितना ये सारा फॉर्मूला याद रख लेना, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो बात करते हैं अगला टॉपिक, हम लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में याद रखना, मैंने कहा था ई के को मैंने किससे नोट किया था, काइनेटिक एनर्जी को नोट किया था ईवी से, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या था, एच बाई 2m ईवी, ना कितना था, लैम्डा बाई रूट ओवर 2m ईवी। ठीक, अब मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा है लास्ट में फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसके लिए है, तो मैं लिखा 112.27 बाई रूट वी एंगस्ट्रॉम, में किसके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका इंपॉर्टेंट किसके लिए, ये है किसके लिए, ये चीज, ये पर्टिकुलर चीज लिखा है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होती है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होगी जब उसे वी पोटेंशियल से एक्सलेट कराएंगे, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वेवलेंथ के लिए कितनी हो जाएगी, वो 112.27 डिवाइड बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम, है ना। ये किसके लिए है, ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। ठीक है, याद रखा, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये एग्जाम में डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछा जाता है, डायरेक्टली 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ के लिए कितनी होती है, आपको ऐसा कोई टर्म दे दिया जाएगा। अब वी की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, अगर आपने वो अगर 100 वोल्ट दे देगा, तो मान लो अगर एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल में कराता हूँ लास्ट में, कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बताओ, है ना, एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होगी जिसको मैंने 100 वोल्ट से एक्सलेट कराया है ना, किससे कराया है, 100 वोल्ट से एक्सलेट कराया है। ठीक, अब ध्यान देना, जब भी इसको हम करेंगे तो यहाँ पर जो वेवलेंथ आएगी वो एंगस्ट्रॉम में आती है ना, एंगस्ट्रॉम में आती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो मैंने बताया था कि लैम्डा ऑफ कितनी होती है, ये होती है 12.27 डिवाइड बाय रूट ओवर वोल्टेज, वोल्टेज कितना है, मैंने 100 वोल्ट दिया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.27 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम, है ना। ये इसकी वेवलेंथ है ना, बहुत छोटा वेवलेंथ है, लेकिन ये इसकी वेवलेंथ है किसकी, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जाएगा, तो ये फॉर्मूला सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए ही वैलिड है ना, ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ वैलिड है, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन का ही पूछा जाता है ना। अब ये फॉर्मूला आया था कहां से, तो हमने क्या किया था, यहाँ पर एम और ई देखो ऊपर वाले इक्वेशन में, लैम्डा इक्वल टू एच बाई रूट ओवर 2m ईवी, तो जहां पर m में हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया था और e में हम लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए थे,
और 2 की वैल्यू में पता है, तो ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू मैंने पुट कर दी थी और ऊपर h की वैल्यू पुट कर दी थी, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पुट करने पर ये आंसर आया था, और आपको सिर्फ यही रिजल्ट ही याद रखना है फाइनल, और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका था वन शॉट रीजन था डोल मैटर ऑफ रेडिएशन में। बाकी जो भी आपके गेस्ट पेपर का सॉल्यूशन है, जो सही सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन, हम आपको पर डे आएंगे और 7 बजे हम आपको वहां पर बता देंगे। बाकी जिनको नहीं पता होगा कितने लाइव क्लासेस होती है नहीं होती, जो नए लोग हैं याद रखना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और चैनल को ज्वाइन करें ना, वहां पर हम सारे डिस्क्रिप्शन बताते हैं। बाकी जो लोग नए हैं चैनल पे नए आए हैं तो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो, आपका एग्जाम अच्छा जाए और आपकी तैयारी भी अच्छी हो।